Dear students, I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online platform, online classes. Today I am going to explain you about the respiratory system and respiratory system. Lots of things about the respiratory system we already discussed, such as what is the role of respiratory system, how the respiratory system works, which gases are involved in the process of for the inhalation or exhalation, inspiration or expiration, and what would be the volume during the normal respiration, tidal volume, and inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, and what will be the residual volume. All things we discussed in our last classes, in previous classes. If you want to know, you can see our old videos. Now today, and beyond this, we also discussed about the circulatory system, because circulatory system is also work in the coordination with the respiratory system, because this is the necessary part. Okay, because you can see here, यहाँ हमने जैसे रेड और ब्लू बात की थी, तो रेड जो यहाँ आप देखेंगे जो भी ब्लड वेसल्स है, दे कैरिंग प्योर ब्लड, वेयर एज द ब्लू ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड्स. ओके, जो मैं आपको बहुत पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बता चुका हूँ, हार्ट की पोजीशन में बता चुका हूँ. हार्ट जो होता है दोनों लंग्स के सेंटर में होता है, थोड़ा सा जो थोरेसिक कैविटी होती है वहीं पे होता है और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर ली, रोल ऑफ डायफ्राम की बात की कि डायफ्राम का क्या रोल होता है. उसके अलावा हमने क्या बात की कि कितना वॉल्यूम रहता है डायफ्राम के अलावा, और किस किस पार्ट का, किस किस ऑर्गन का क्या रोल होता है. रिब्स की बात कर ली हमने, रिब्स का और स्टर्नम का क्या रोल होता है. डायफ्राम किस तरह से इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट से बात करें, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसका अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है. उसके अलावा एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन में भी बात करें तो उसका क्या रोल रहता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बात की. उसके अलावा हमने उसके वॉल्यूम की भी बात की थी कि कितना वॉल्यूम रहता है, कितना वॉल्यूम इन बात करेंगे. नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम. उसके अलावा जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है, सब जगह हर जगह क्या वॉल्यूम रहता है. तो उसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली थी. ब्रीथिंग ऑफ गैसेज हम बात करें तो ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो थे, उसके अलावा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको हमने दिखा दिया था, ये क्लियर वे में ये पूरा पैसेज होता है. उसके अलावा हमने आपको दिखाए थे डिफरेंट वॉल्यूम्स, ये डिफरेंट वॉल्यूम्स हमने डिस्कस किए थे कि टाइडल वॉल्यूम ये वाला होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये होती है, विटल कैपेसिटी ये होती है, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो ये हो रहता है लास्ट में, और टोटल लंग्स की कैपेसिटी ये होती है. अब उसके अलावा और बात करें हम तो क्या कर सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसी में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होता है ये तो हम क्लियर कट जान चुके हैं. अब कौन सी गैस कब एक्सचेंज होगी, किस तरह से होती है, तो उस चीज़ के लिए जानते हैं कि वहाँ पे उसकी प्राइमरी साइड क्या होगी, सेकेंडरी साइड किस तरह से होगी, क्या वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, क्या पीएच होना चाहिए, क्या पार्शियल प्रेशर होना चाहिए. ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि गैसों को एक्सचेंज के लिए, कि विच मेनली एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो एल्वियोलाई जैसे हमने बात की थी. लंग्स में बात करें तो लंग्स में हमने नेसल की बात की, नोस्ट्रिल होता है, नेसल पैसेज होता है. फिर बात करें फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, और उसी के आगे जो फर्दर पैसेज होता है. फिर फेरिंग्स लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, और ट्रैकिया में फिर बात करेंगे जो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में. प्राइमरी फिर से और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होती है जो सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है, और सेकेंडरी से बात करेंगे तो टर्शियरी ब्रोंकाई, और उसका जो टर्मिनल पोर्शन हुआ एल्वियोलाई, जहाँ पर एल्वियोलाई यहाँ पे ब्रोंकियल होंगे, और ब्रोंकियल में बात करें वहीं पे कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है. वहीं पे प्राइमरी साइड जो होती है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज की है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज की प्राइमरी साइड क्या है, एल्वियोलाई, ध्यान रखना. और बेसिक यूनिट भी बात करेंगे जहाँ पे रेस्पिरेटरी हम गैसेज जो होती है एक्सचेंज होती है, उनका क्या रोल होता है. तो एल्वियोलाई इज द मेजर पार्ट. अब किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा, एक तो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में. ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में एक्सचेंज हो रहा है गैसेज का. ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड्स बाय सिंपल डिफ्यूजन. तो हमने बात की थी जो भी ऑक्सीजन है यहाँ पे जो ट्रांसफ्यूज होगी एल्वियोलाई से, ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन और ये टिश्यू की मेम्ब्रेन बात करें
तो यहाँ इनके बीच में जो होता है बेसल मेम्ब्रेन होती है। तो जो भी गैसेस यहाँ से जो एल्वेलाई से बात करेंगे ब्लड में आ रही है, तो ये किसके थ्रू आएगी? डिफ्यूजन के थ्रू आएगी। वहाँ वाया क्या है? डिफ्यूजन के थ्रू ये गैस डिफ्यूज करके हुए एल्वेलाई से यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन में एंटर करेगी। तो डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है? मेनली प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, ठीक है। और उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैं आपको बता चुका हूँ। मेनली प्रेशर का ग्रेडियंट या प्रेशर के कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट जो होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो ये चीज रहेगी। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो सॉल्युबिलिटी, मीडियम क्या है? एयर है, वाटर है, कहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो एयर है तो एयर में डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन की रेट फास्ट है, और ये वाटर है तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम्स लो, स्लो एज कंपेयर विद द एयर। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी किस में है? एयर में है या वाटर में है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है इनकी थिकनेस क्या है? एक तो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई उसकी मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल उसकी मेम्ब्रेन। और यहाँ पे बात करें, ये बीच का स्पेस जो है इसको कहा जाता है बेसल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनकी जो थिकनेस होती है वो किसी भी कंडीशन में 1 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ से अब जितनी कम है डिफ्यूजन की रेट फास्ट होगी, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? कम हो जाएगी। तो डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर और पार्ट्स उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मैंने बताया था आपको, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यूनिवर्सल फिनोमिनन है और मूवमेंट होता है, देखने को मिलता है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर में यहाँ इसका ग्रेडियंट बना होता है और वहीं पे गैसेस का फ्लो होता है, उसी की वजह से ही मेन। तो मैंने आपको बताया था मेजर जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो प्रेशर का रहेगा, पार्शियल प्रेशर का रहेगा। तो पार्शियल प्रेशर का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, अब इज रिप्रेजेंटेड एज PO2। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन में बता दिया था, जैसे CO2 के लिए लिख रहे हैं तो PCO2, ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं तो PO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लिखने का इसका तरीका होता है। तो ये PO2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन के लिए, एंड PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पार्शियल प्रेशर है। Partial pressure of this given two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table। जो हमने है आपके वहाँ से टेबल में मिलेगा आपको NCERT में, तो उस फिगर का रेफरेंस दे रखा है ये दोनों। तो डिफ्यूजन का जो ग्रेडियंट है, पार्शियल प्रेशर किस तरह से होगा, वो सारे फैक्टर्स यहाँ अफेक्ट करेंगे। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। तो क्या होगा? सबसे पहले एल्वियोलाई से कहाँ आएगी? ब्लड में, और ब्लड से आगे कहाँ जाएगी? टिश्यू में। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बाहर से क्या आ रही है? ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर जो सबसे लीस्ट होगा ऑक्सीजन के लिए, PO2 की वैल्यू, तो यहाँ सबसे कम होगा। और इसकी कंपेयर में यहाँ पे अगर यहाँ मैंने 3 एरो बनाए तो यहाँ बना देता हूँ 2 एरो। और बाहर एनवायरनमेंट में बात करूँ, एटमॉस्फेयर में बात करें इसकी,
तो पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ सबसे हाई है। और तो फिर एल्वेलाई में क्या होगा, यहाँ हमने 3 एरो बनाए थे लो के लिए, यहाँ 2 बनाए, और यहाँ पे क्या होगा PO2 डिक्लाइन 1। तो ये चीज़ें रहेगी कि यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा है, फिर एल्वेलाई में आया तो 1 कम हुआ यहाँ पे, इससे कंपेरेटिवली कम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कम कहाँ पर है, ब्लड में। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है PO2 वो यहाँ पे जाएगी ब्लड में। और ब्लड से बात करेंगे PO2 की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का टिश्यू में ब्लड के कंपेयर में और ज़्यादा कम है। यहाँ 2 ही एरो थे, यहाँ 3 एरो बिलो वाले हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल कम है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से फ्लो करेगी, नेगेटिव टुवर्ड्स मोर नेगेटिव। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बना रहेगा इस पार्शियल प्रेशर का। तो ये चीज़ें जो मेनली है वो अफेक्ट करेगी, जो आपको टेबल में दिखा रखा है यहाँ पे। तो टेबल में बात करें, यहाँ पे ये टेबल मेंशन है आपके NCERT की। तो पार्शियल प्रेशर इन mmHg, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पार्शियल प्रेशर जो लिखा जा रहा है वो mmHg में लिखा जा रहा है। मर्करी से इसका मेजरमेंट होता है ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व विद द डिफ्यूजन इन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों ही रेस्पिरेटरी गैस है, ऑक्सीजन भी है और CO2 भी है। तो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में बात करें तो 159 है क्या, पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का। एल्वेलाई में कितना है, तो जिस तरह से हमने बात की थी इस तरह से हमने लिखा था, एटमॉस्फेयर में PO2, फिर एटमॉस्फेयर से कहाँ आ रही है, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 159, यहाँ PO2 की वैल्यू क्या है 159, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 104। तो इजीली मूवमेंट होगा 159 से, ये तो कम ही है ना 104। एल्वियोलाई के बाद बात करें तो ब्लड में, तो ब्लड में वैल्यू बात करें तो यहाँ पे हो गई है 40, तो इससे बहुत भी ज़्यादा कम हो गई। तो अब यहाँ फ्लो करेगा। फिर यही रिवर्स ऑर्डर में बात करें, देखो आपके सामने प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोलाई में 104, और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड उसमें 40। तो ब्लड ऑक्सीजनेशन, अब ब्लड में क्या होगा, यहाँ पे कम है पार्शियल प्रेशर इसकी कंपेयर में, तो ब्लड में ये आ गई ऑक्सीजन। तो अब ब्लड क्या हो गया, पहले डीऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर, लेकिन लंग्स में क्या हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जब यहाँ से राइट वेंट्रिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ब्लड जाता है पल्मोनरी सर्किट में, तो पल्मोनरी सर्किट में गया तो ब्लड का क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया। क्योंकि बात करें लंग्स में क्या होती है, उसके एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ये ब्लड चला जाता है कहाँ, ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलाई के कंपेयर में कम होता है। ब्लड पार्शियल प्रेशर इज लेस देन एज कंपेयर विद द एल्वियोलाई। फिर बात करें ब्लड ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अब ब्लड में क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, तो ब्लड कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ PO2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है इससे। और यहाँ पे 95 हो गई है, तो अब ये 95 से टिश्यूज में चाहिए, टिश्यू में कितना था पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40, तो फिर से 95 से ये टिश्यू में दे देगा, क्लियर। क्योंकि इनिशियल ये रहेगा, लेकिन इसके आने के बाद ये इनिशियल कंडीशन, बाद में 95, तो 95 से कहाँ जाएगा, टिश्यूज में, टिश्यू में चला जाएगा, क्योंकि टिश्यू में कितना है 40 है पार्शियल प्रेशर। क्लियर, समझ में आई होगी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना हमें कि एक जगह 40 लिखा सर, एक जगह 95 लिखा। ये इनिशियल कंडीशन है जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ पर और इसकी कंपेयर करें तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आएगी तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आने के बाद ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे बात करेंगे, ब्लड में जो ऑक्सीजनेटेड पार्शियल ब्लड का पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 हो गया 40 से, लेकिन अब टिश्यू में अभी भी 40 है, 40 mmHg। तो अब क्या होगा, 95 से यहाँ से 40 की तरफ मूव होगी ऑक्सीजन, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। दूसरी तरफ हम बात करें CO2 का, तो CO2 के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो सेम रिवर्स ऑर्डर में चलेगा।
टिश्यूज में बात करें तो टिश्यूज में बात करेंगे पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 होता है, तो यहाँ पे आया 40। जब ऑक्सीजनेटेड था तो धीरे धीरे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड में इसकी वैल्यू बढ़ गई 45 हो गई। अब 45 से एल्विलाई में बात करें तो 40 थी, तो इधर से यहाँ पे ये मूव करेगा एल्विलाई में, और एल्विलाई में बात करें 40 mmHg है, लेकिन एनवायरनमेंट में बात करेंगे mmHg नहीं, यहाँ परसेंटेज लिख दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज बात करें तो इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ के कंपेयर में, तो इसलिए ये बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर। तो ये बिल्कुल इसका पैसेज रहेगा कि ऑक्सीजन और CO2 का क्या पैसेज रहेगा, हाउ दे डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व है डिफ्यूजन में, ठीक है। तो हमने सारे पार्ट्स की बात की कि एटमॉस्फेयर से एल्विलाई में, और एल्विलाई में पहले बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर 40 होता है, लेकिन बाद में जब एल्विलाई से ऑक्सीजन आ जाएगी तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया और यहाँ पार्शियल प्रेशर 95 हो जाता है। अब 95 यहाँ हो गया, जबकि टिश्यूज में बात करें तो यहाँ सिर्फ 40 है, तो इस वजह से यहाँ से 95 से जो ब्लड में से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो टिश्यूज में जा रहा है। इसी के रिवर्स ऑर्डर में बात करें रेस्पिरेटरी गैस जो अनदर है CO2। अब ये जो CO2 है इसकी बात करें अब अंदर टिश्यूज में इसकी वैल्यू जो है 45, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, इससे कम है, इस वजह से यहाँ से CO2 यहाँ आई। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कैसा हो गया, CO2 की वैल्यू बढ़ने से, क्योंकि CO2 वैल्यू अब बढ़ गई है, तो कैसा हो जाएगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब भी इम्प्योर होता है, मतलब कि उस ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो यहाँ 45 थी, जबकि एल्विलाई में बात करें तो 40 ही थी, तो इस वजह से यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्विलाई की तरफ मूव करेगी। और एल्विलाई में बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है एनवायरनमेंट के कंपेयर में कम ही होता है, इस वजह से यहाँ से जो CO2 गैस है एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। क्लियर। तो ये पूरा पैसेज इसका रहता है, तो आपको थोड़ा ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि किस तरह की क्या वैल्यू रहेगी। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 159, फिर एल्विलाई में 104, फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 40 था, फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद 95 हो गया, वापस टिश्यूज में 40 है। तो ये CO2 की बात करें तो टिश्यू में 45 थी, इसलिए ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में, वहाँ बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड में 40 थी, यहाँ आया फिर 45, यहाँ वापस हो गई, फिर से एल्विलाई में 40, और फाइनली एनवायरनमेंट में यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ फ्लो हो जाती है। ये ओवरऑल पूरा जो ग्राफ दे रखा है इंस्पायर्ड एयर और ये एक्सपायर्ड एयर, कि इंस्पायर्ड होगी तब किस वजह से चलेगा, यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 104 mmHg, ठीक है। PaCO2 में 40 mmHg। क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। कहाँ की बात कर रहे हैं, एल्वियोलर जो लंग्स में है वहाँ की बात कर रहे हैं। तो लंग्स में आप देख सकते हो, लंग्स में हमने बात की थी, ये लंग्स का पार्ट है एल्वियोलाई, 104 और 40। तो ये 104 PO2 है और PCO2 40 mm। तो अब आपको यहाँ से पता है ये पूरा एल्वियोलस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे बात करें, यहाँ से जो ब्लड जा रहा था पहले पल्मोनरी सिस्टम में हमने बात की थी, और ले जाने वाली कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ देखो ये जो ग्रीन वाली है, हालांकि यहाँ कलर चेंज करना था, इसको ब्लू करना था, इसको रेड करना था। तो यहाँ जो ग्रीन है, यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन इससे भी ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ PCO2 की वैल्यू क्या है, PCO2 जो है यहाँ पे 45 है। कितनी है, 45, जबकि यहाँ पे कितना है, 40। तो इसलिए CO2 यहाँ चली गई। और यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू देखो 104 है, कितनी है, 104, जबकि यहाँ पे बात करें तो PO2 की जो वैल्यू थी यहाँ पे इसमें, तो PO2 की वैल्यू जो थी इसमें वो ओनली 40 थी। तो यहाँ से क्या होगा, CO2 को यहाँ रखा जाएगा और ऑक्सीजन को यहाँ भेजा जाएगा, ओके, इन द रिवर्स ऑर्डर।
because oxygen, partial pressure of oxygen is high in the pulmonary artery, hence the CO2, carbon dioxide, will be kept in the alveolar space, whereas the partial pressure of the oxygen is high in the alveolar part, या alveolus, and partial pressure of oxygen is less in the pulmonary artery. That's why the oxygen is mixed with the bloods which is come through the pulmonary artery and again sent through the pulmonary veins, which contains high concentration of oxygen, and it turns. Now the partial pressure of oxygen will be 95 after oxygenation. यहाँ पहले देखो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का था वो 40 ही था, लेकिन यहाँ पल्मोनरी एल्वेलस में जाने के बाद 95 हो गया। फिर ये देखो आगे से आगे मूव हो रहा है, क्लियर। फिर एक बार राइट लेफ्ट आर्टरी में आएगा, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये आगे से हम बात करेंगे एरोटा के थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज, वहाँ से ये देखो 95 की वैल्यू, और वापस से टिश्यू लेवल पे जा रहा है। टिश्यू में बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होगी, टिश्यू लेवल पे बात करेंगे तो वो 40 होगी, इसलिए यहाँ से वहाँ दे दिया जाएगा। और टिश्यू से वापस बात करेंगे तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा रहेगा, 45 होगा। फिर से वो वापस से बात करेंगे राइट आर्टरिया में आ जाएगा, हार्ट के चैम्बर में, फिर राइट से लेफ्ट में जा रहा है, सॉरी राइट से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। देन बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में मूव ऑन हो गया है। अब यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, तो ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज सारी आपको समझ में आ गई होगी। एक पिक्चर और दिखा देते हैं, ये देखिए ये एल्वेलर कैविटी, फिर बात करेंगे ये बेसमेंट जो है सब्सटेंस जो भी होते हैं, और ये जो है ये वाला पोर्शन ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें ब्लड सेल्स मूव हो रही है। तो ये बनी है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलर वॉल, 1 सेल थिक, ये एक सेल बनी है, ठीक है। और ये एल्वेलर कैविटी, यहाँ मेन गैसेज स्टोर है, PO2 और PCO2 की बात यहाँ कर रहे थे, और ये चैम्बर कहलाता है एल्वेओलस, ठीक है। और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ ये जो एल्वेओलाई है वो किसका बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम, 1 सेल थिक, और दोनों के बीच में जो सब्सटेंस होते हैं उनको कहते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ये वाले, ये हो गए बेसमेंट सब्सटेंस। और यहाँ आप देख लो क्लियर रेड ब्लड सेल्स, तो यहाँ से ऑक्सीजन इनमें एंटर करेगी रेड ब्लड सेल्स में। क्यों रेड ब्लड सेल्स में बात करते हैं तो क्यों करेगी, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी बात करें तो सेंटर में क्या है, आयरन। ये सारी चीज हमने बात की थी। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड्स एंड ब्लड टू एल्वेलाई, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की बात करेंगे सॉल्युबिलिटी है, CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है वो 20 to 25 टाइम्स हायर है ऑक्सीजन की। The amount of CO2 that can be diffused through the diffusion membrane per unit difference is partial pressure is much higher that compared to the oxygen। तो हमने बात की थी, तो मेनली जो होगा डिफ्यूजन के थ्रू इनका फ्लो होता है, क्लियर। तो ये चीज़ें सारी हैं, वैसे तो कुछ टॉपिक्स बचते हैं अभी भी। ग्रेडियंट्स की बात करेंगे तो डिफ्यूजन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बचती हैं। तो फ्लो किस तरह से होगा, काफ़ी इफेक्ट भी बचते हैं, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे हमारी हम नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क अस, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, वी विल रिप्लाई, ओके। और इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।